हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित सोनी जीएस स्पेशल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मालवा के सबसे महानतम राजा परमार वंश के शासक श्री राजा भोज के बारे में। हर साल एमपीपीएससी में चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि राजा भोज जिन्होंने मालवा में करीब 1000 से लेकर 1055 ईस्वी के बीच में शासन किया, वह एक महानतम शासक तथा विद्वान थे। जिन्होंने अपना साम्राज्य चित्तौड़ से लेकर कोंकण मतलब राजस्थान से लेकर गोवा और गुजरात और विदिशा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार करने के साथ साथ इन्होंने विद्याधर जो चंदेल वंश के शासक थे उनको परास्त किया। इसके साथ साथ गोंगे देव जो कलचुरी वंश के शासक थे उनको भी परास्त किया। ये साम्राज्य विस्तार इनका था। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से धार ट्रांसफ़र करी। दोस्तों याद रखना, उज्जैन जो थी वो शुरुआत में परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन इसे अब ट्रांसफ़र करके नई कैपिटल किसी ने बनाई तो वो राजा भोज ने, और इसका एक नाम भी दिया जिसे हम श्रीधारा नगरी के नाम से जानते थे। और आज भी इनका धार का नाम श्रीधारा नगरी के नाम से फेमस है। ये नाम किसी ने दिया तो वह नाम दिया था राजा भोज ने। अब इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, वो था कविराज का, क्योंकि ये एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हर क्षेत्र से संबंधित पुस्तकें लिखी हुई हैं और उनके बारे में जानकारी दी हुई है। अब अबुल फजल जिन्होंने बुक लिखी आईने अकबरी, अकबरनामा, जो अकबर के नवरत्न थे, उन्होंने भी किसके बारे में मेंशन किया है? राजा भोज के बारे में मेंशन किया है। अब हम इनके बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब हम स्थापत्य कला के बारे में और कला के क्षेत्र में बात करते हैं। राजा भोज ने कई बुक्स लिखी, जैसे सबसे पहले हो गई सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार जो थी, यह एक ऐसी बुक थी जो आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य कला और वास्तुशास्त्र से संबंधित थी। देखो दोस्तों, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मैं समझाता हिंदी में हूँ, जिसके कारण आप इजीली अपने नोट्स लिख करके आप बना सकते हैं। और इसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम के लिए ये हेल्पफुल है। जो भी ये मैंने बनाया है ये इंग्लिश में है, तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आप सीधे सीधे इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और ये जो मैटर मैंने आपको दे रहा हूँ, ये बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया हुआ है। अभी मार्केट में जिस तरीके से मार्केट बंद है और अभी सिलेबस जो अपडेट हुआ है, तो पुस्तकें अभी आ नहीं पाई हैं। इसलिए आप इन वीडियो को एज अ सोर्स मानकर अपने नोट्स बनाएं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं सम्रांगण सूत्रधार। यह राजा भोज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें करीब 83 से 85 चैप्टर्स हैं। यह बुक जैसे मैंने बताया कि आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य कला के क्षेत्र से है, जिसमें आइडल्स और टेम्पल्स बनाने के बारे में डिस्क्रिप्शन किया हुआ है कि कैसे आइडल्स मतलब कैसे मूर्ति, कैसे मंदिर वगैरह बनाने हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो जैसे ही मूर्ति हो गई, यह जो बुक है सम्रांगण सूत्रधार से ही एसोसिएटेड, मतलब उसी में यह बुक में यह एक इमेज बनी हुई थी, जिसमें देखिए आप देख पा रहे हैं कि कैसे देवी देवताओं के साथ कई और हमें देवी देवता दिख रहे हैं। यह सब राजा भोज के द्वारा मेंशन किया गया है उनकी बुक सम्रांगण सूत्रधार में। हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक, जिसका नाम है युक्ति कल्पतरु। देखो दोस्तों, यह बुक का संबंध भी आर्किटेक्चर से है, इसलिए याद रखना युक्ति कल्पतरु। और एक और हो गई कौन सी? सम्रांगण सूत्रधार। फिर तीसरी बुक आती है जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। नाम से समझ में आ रहा है कि यह बुक व्याकरण और अलंकार से संबंधित यह बुक है। इसके साथ साथ इन्होंने अन्य क्षेत्रों से अन्य जो हम बोल सकते हैं कि जैसे चंपू रामायण हो गया, आदित्य प्रताप सिद्धांत संग्रह हो गया, आयुर्वेद हो गया, सर्वस्व श्रृंगार हो गया, कर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, चारु चर्चा, ऐसी कई बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं।
ठीक है, राज मार्तंड योग सूत्रावती, यह बुक्स आप अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि यह बुक्स से रिलेटेड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं, ठीक है, आईने अकबरी जो किसने लिखी है? अबुल फजल ने। ठीक है, कहा जाता है कि अबुल फजल ने यह मेंशन किया कि करीब 500 स्कॉलर्स, मतलब 500 विद्वान इनके दरबार में रहा करते थे। उन विद्वानों में कुछ हो गए, जैसे चित्रक हो गया, देवेश्वर हो गया, चिताप हो गया, विनायक हो गया, शंकर हो गया, धनपाल भास्कर, ऐसे भट्ट करीब लोग इनके दरबार में रहा करते थे। मतलब इनके दरबार जो विद्वानों से भरा हुआ था। और कहा ही जाता है कि जब ये कोई विद्वान एक श्लोक बोलता था तो राजा भोज करीब 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनको, ठीक है, एज अ गिफ्ट के रूप में दिया करते थे। अब इनके बारे में हमें करीब 12 इंस्क्रिप्शन, मतलब 12 डिटेल्स हमें ऐसे कई जगह से प्राप्त हुई हैं जो हमें जानकारी देती हैं राजा भोज के बारे में। जैसे बांसवाड़ा राजस्थान हो गया, बेतवा भोजपुर, ये भोजपुर रायसेन में, देपालपुर, धार, कलवाण, ठीक है, ये कुछ क्षेत्र जो इंदौर के आसपास भी हैं और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक है। ठीक है, इनसे हमें जानकारी मिलती है किन के बारे में? राजा भोज के बारे में। ओके, ये जो इंस्क्रिप्शन हमें मिली है ये संस्कृत लैंग्वेज में मिली हुई है और इसके ऊपर जो लिखी गई है वह लिपि है नागरी स्क्रिप्ट। जो आज हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट है वो किसी के रूप से जन्नी, तो वह नागरी स्क्रिप्ट से। ओके, अब इनके ऊपर जो लैंग्वेज यूज़ किया था इन्होंने वह प्राकृत लैंग्वेज थी, जो कि एक ताम्रपत्र या कॉपर प्लेट में लिखा गया है। ओके, ये सब जितने भी जो रिकॉर्ड्स हमें मेंशन किए गए वह उन्होंने किसी के लिए, मतलब किसी के बारे में प्रेस किया है, मतलब तारीफ़ की है और उनके बारे में, ठीक है, पूजा के बारे में लिखा हो गया है, तो वह समर्पित किया गया है लॉर्ड शिव को। ओके, और इसमें एक सिंबल के यूज़ हुए हैं, वह है सिद्धम सिंबल। और हमें देखते हैं सिद्धम सिंबल कैसे होते हैं। जैसे आप देखते हो, ठीक है, कभी आप देखना, ठीक है, जो हिंदी को जब हम लिखते हैं तो हिंदी का लिखने का एक स्टाइल होता है, जैसे आ, ठीक है, वो सब स्टाइल जो होती है आ ई, वह स्टाइल कही जाती है सिद्धम सिंबल को। ओके, अब हम बात करते हैं इनके आर्किटेक्चर की। ओके, तो राजा भोज ने एक सिटी बनाई जिसका नाम है भोजपुर सिटी। यह भोजपुर सिटी सिचुएटेड है कहाँ पर? रायसेन में। यहाँ पर नियर भोपाल में एक सबसे बड़ा शिव टेम्पल बनाया, भोजेश्वर शिव टेम्पल। ओके, दोस्तों याद रखना, ये भोजेश्वर है, जे है ये भोजेश्वर शिव टेम्पल किसी ने बनाया, तो वह राजा भोज ने। अब आप जो देख रहे हैं यह भोजेश्वर शिव टेम्पल है। इस शिव टेम्पल की खासियत ये है कि यह विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। मतलब कहा जाता है कि डबल स्ट्रक्चर में, मतलब हमें दोहरा शिवलिंग देखने को मिलता है। जैसे आप देख पा रहे हो कि एक शिवलिंग, उसके ऊपर एक और शिवलिंग बना हुआ है। यह करीब 7.5 फीट ऊंचा शिवलिंग है। यदि आप यहाँ नीचे खड़े होते हो तो आपसे कई ज़्यादा, मतलब ऊपर हमें भगवान देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हाइट में यह बना हुआ है शिवलिंग है। ओके, जैसे एक यह भी कह सकते हैं कि कहा जाता है कि यह सोमनाथ के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब मध्य भारत का सोमनाथ यदि किसी को कहा जाता है तो वह भोजेश्वर शिवलिंग को कहा जाता है। ओके, अब इन्होंने जब चित्तौड़ तक, मतलब राजस्थान तक अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था, तो यहीं पर इन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। ओके, देखो दोस्तों, यह इसी साल MPPSC ने 2019 के प्री में क्वेश्चन पूछा था कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो यह चित्तौड़ में है। ठीक है, यह सब आप याद रखिएगा। तो ये इन्होंने कहाँ पर इस्टेब्लिश किया? ठीक है, चित्तौड़ में। अब इसके साथ साथ इन्होंने एक भोजशाला बनाई हुआ है धार में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यह धार में एक भोजशाला इन्होंने बनाई हुई है। ओके, ये आज भी मौजूद है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, अब इन्होंने एक नया स्टाइल जो आर्किटेक्चर का, स्थापत्य कला का डेवलप किया, जिसे हम बोलते हैं भूमिज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। देखो दोस्तों, आप जब भी नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स देखते हो तो वो एक हमें शिखर देखने को मिलता है। वहीं एक शिखर के रूप में इन्होंने दर्शाया, लेकिन उसमें एक खासियत ये थी कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये जो आप देख रहे हो करीब ऐसे 4 पिलर से इन्होंने, ठीक है, ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन किया। मतलब ये जो
शिखर, जो सब्सिडरी शिखर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, उरुस श्रृंगास भी इनको कहा जाता है, कि ये जो सीधे सीधे प्रोजेक्शन हो रहे हैं कहाँ पर, टॉप की ओर, यह इसको भूमि से जॉइंट होते हुए ऊपर तक जाना, ये जो स्टाइल कही जाती है भूमिज स्टाइल कही जाती है। यह राजा भोज ने अपनी बुक, ठीक है, कौन सी थी, जिसका नाम था सम्रांगण सूत्रधार, उसमें इस भूमिज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का मेंशन किया। यह अभी एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये राजा भोज के द्वारा लिखा गया है, तो एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस बनते हैं। अब जब हमारे यहाँ पर महमूद गजनवी का करीब 16वां आक्रमण 1025-1026 में कहीं पर हुआ था, तो सोमनाथ गुजरात में हुआ था। उस मंदिर को भी किसी ने रिनोवेट करवाया, तो वो राजा भोज थे। ओके, यह सोमनाथ का प्रेजेंट टेम्पल हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे राजा भोज ने कई मंदिर और बनाए, जैसे सुंदार हो गया, केदारेश्वर हो गया, सोमेश्वर हो गया, ठीक है, ऐसे कई मंदिरों का निर्माण उन्होंने किया। क्योंकि यह शिव भगवान के परम भक्त थे, तो उन्होंने शिव भगवान को समर्पित कई मंदिरों का निर्माण अन्य अन्य क्षेत्रों में करवाया। यहीं पर इन्होंने मतलब चित्तौड़ में एक तालाब बनवाया जिसका नाम है भोजसर। भोजसर में एक तालाब उन्होंने बनाया, और भोजताल, भोपाल यदि आप जाते हो तो भोजताल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे बड़े तालाब के नाम से जानते हैं, ये किसी ने बनवाया, तो राजा भोज ने। अब इसके साथ साथ इन्होंने कई कल्चरल साइट्स, मतलब कई इन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियां केंद्र भी विकसित किए, ठीक है, जिसमें कहा जाता है उज्जैन, मांडू, विदिशा, ठीक है, शेरगढ़, धार में, भोजपुर, महिष्मती, यह क्षेत्र पहले से थे, लेकिन इनका विकास एज अ कल्चरल सिटीज़ के रूप में, मतलब सांस्कृतिक केंद्र के रूप में किसी ने किया, तो वह राजा भोज ने। ओके, अब क्या होता है, जैसे ही राजा भोज की डेथ होती है, तो परमार डायनेस्टी का डिक्लाइन चालू हो जाता है। इनके बाद कुछ रूलर्स बने, जैसे जयसिंह हो गया, ठीक है। अब यहीं से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, परमार डायनेस्टी का डिक्लाइन चालू होता है। अब ये पॉलिटिकल अनसर्टेन सिचुएशन चालू होती है, जिसके बारे में कहीं पर मेंशन किया गया है, तो नागपुर प्रशस्ति एडिक्ट में मेंशन किया गया है। तो ऐसी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब एक जो राजा बनते हैं, मतलब कहा जाता है कि करीब 1070 से 1086 में, ठीक है, राजा भोज के मतलब इतिहासकारों ने इन्हें राजा भोज का रिलेटिव बताया, उदयादित्य बने। ओके, ये उदयादित्य ने, जिन्होंने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे इन्होंने उदयपुर को बसाया, अपने ही नाम से एक शहर बसाया जिसका नाम उदयपुर, ये विदिशा में है। यहीं पर इन्होंने एक टेम्पल बनाया जिसका नाम है उदेश्वर टेम्पल। यह उदेश्वर टेम्पल, ठीक है, किसी ने बनाया, तो वो किसने, उदयादित्य ने। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ और इन्हीं की। इन्होंने एक टेम्पल बनाया, सिद्धेश्वर टेम्पल। यदि आप देखोगे सिद्धेश्वर टेम्पल, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, देवास में। ओके, देवास में यह टेम्पल, ठीक है, किसी ने बनवाया, तो राजा भोज ने, उदयादित्य ने। ये आप देख रहे हो कि इसमें भी भूमिज स्टाइल ऑफ दी आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है। देखिए दोस्तों, ये नीचे से सीधे सीधे प्रोजेक्शन जो कहाँ पर है, ऊपर के लिए, ठीक है, एक प्रोजेक्शन जो हमें ऊपर देखने को, मतलब नीचे से, ठीक है, भूमि से ये क्या होते हैं, शिखर जा रहे हैं ऊपर की तरफ, चारों तरफ से एसोसिएट, यह भूमिज स्टाइल कही जाती है। यह सिद्धेश्वर टेम्पल कहीं पर देखने को मिलता है, तो वो कहाँ पर, जैसे हमने देखा, देवास में। ओके, ठीक है। अब और आगे जानते हैं इनके बारे में। तो जैसे उदयादित्य ने एक मंदिर और बनाया जिसको कहा जाता है नीलकंठेश्वर टेम्पल। ओके, यह नीलकंठेश्वर, देखो सेम जो भूमिज स्टाइल में आपको बता रहा हूँ, यह नागर स्टाइल के हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। यह भगवान शिव की, ठीक है, नीलकंठेश्वर की, ठीक है, मूर्ति इसके अंदर बनी हुई है, स्थापित है, जो किसी के द्वारा स्थापित की गई, तो उदयादित्य के द्वारा। एक शहर, जैसे मैंने आपको बताया, उदयपुर, ठीक है, जो बसाया था, वहीं पर इन्होंने एक टेम्पल बनाया जिसका नाम है नीलकंठेश्वर टेम्पल। ओके, और यहीं पर एक तालाब भी बनवाया था जिसका नाम है विदिशा के उदयपुर में उदय समुद्र तालाब।
ओके, ये सब जैसे मैं यहाँ पर लिखा ही हुआ कि ये सभी टेम्पल किसी स्टाइल में बने हुए थे। तो कौन सी स्टाइल में? भूमिज स्टाइल में। ओके, अब कुछ और टेम्पल्स जो हमें देखने को मिलते हैं जो परमार डायनेसिटी से एसोसिएटेड है। ऊन टेम्पल, ये ऊन टेम्पल हमें कहीं मिलता है तो खरगोन में, वैसे बूढ़ी मांडव धार में, ठीक है, ओके, आशापुरी रायसेन में, ओके, मोड़ी रायसेन में, जामली धार में। ऐसे कई टेम्पल्स जो उदयादित्य तथा परमार डायनेस्टी के शासकों के द्वारा बनाए गए हैं, वह भी परमार डायनेस्टी से एसोसिएटेड टेम्पल्स हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजा भोज के प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके, अब देखो, अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ से MPPSC में 15 मार्क्स और 5 मार्क्स या 6 मार्क्स जो इस साल वह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम देखते हैं इनके प्रशासन के बारे में जानते हैं। देखो, परमार डायनेस्टी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी हमें किसी बुक से मिली, तो उस बुक का नाम था तिलक मंजरी। ओके, तिलक मंजरी जो, ठीक है, कहा जाता है किसी ने लिखी तो वह धनपाल ने लिखी थी। ओके, ऐसे ही कई बुक्स हो गई जैसे श्रृंगार मंजरी, युक्ति कल्प तरु जो राजा भोज के द्वारा लिखी गई है। ओके, सम्रांगण सूत्रधार, जिससे हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? परमार डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, यहाँ पर राजा ने अपने पूरे पावर्स, मतलब एक मोनार्की सिस्टम था, मतलब एक शासक के पास पूरे पावर्स हुआ करते थे, जिसको हम निरंकुश राजतंत्र प्रणाली या राजतंत्र प्रणाली, मतलब राजा के पास समस्त पावर कंसंट्रेट हुआ करते थे। ओके, यहाँ पर राजा लोग जो टाइटल्स अडॉप्ट करते थे, मतलब जो उपाधियाँ धारण करते थे, जैसे महाराज, महाराजधिराज, परम भट्टारक, ऐसे कुछ ये उपाधियाँ धारण करते थे। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि यह सेंट्रलाइज, मतलब केंद्रीय प्रशासन, मतलब पूरे पावर्स कंसंट्रेशन यदि कहीं की तरफ था तो केंद्र की तरफ था। राजा जो हुआ करता था अपने अंडर फॉरेन मिलिट्री, ठीक है, और कानून लॉज डिपार्टमेंट अपने पास ही रखता था। मतलब राजा जो है वो, ठीक है, कई पावर्स तो अपने साथ अपने पास ही रखे हुए हैं। ओके, अब कुछ मिनिस्टर्स भी हुआ करते थे जो राजा को असिस्ट करते थे, जैसे अमात्य जो हुआ करता था वह राजा के बाद सबसे बड़ा मिनिस्टर हुआ करता था। ओके, जो कि, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इकोनॉमी की हो गई। ओके, इकोनॉमी जो इनकम या एक्सपेंडिचर, जितना भी जो इनकम रेवेन्यू अर्ज हो रहा है, वह सब मेंटेन करने का डिपार्टमेंट किसी के पास हुआ करता था। तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल करता था? अमात्य रखा करते थे। ओके, अब कुछ और मिनिस्टर हो गए जैसे पुरोहित, ठीक है, महादंडाधिपति। यह कुछ ऐसे मिनिस्टर, नाम से समझ आ रहा है, जैसे पुरोहित हो गए तो मतलब पूजा पाठ से संबंधित। महादंडीपति मतलब क्या हो गया? जो दंड विधान, मतलब जस्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला करते थे, ठीक है। ओके, महासंधि विग्रहिक मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर्स हुआ करते थे, यह सब राजा को असिस्ट करा करते थे, मतलब राजा को प्रशासन में मदद करा करते थे। ओके, अब हम बात करते हैं, कई पोस्ट जो हुआ करती थी वो हेरिडिटरी थी, मतलब राजा के बाद उनका पुत्र, ये मतलब राजा के बाद नहीं, मतलब मंत्रियों के बाद उनका पुत्र भी उसी पोस्ट को होल्ड कर सकता था। यह हमें कुछ देखने को मिलता है। अब मालवा को, प्रशासन को कई भागों में डिवाइडेड किया गया, जैसे मंडल, मतलब समझ सकते हैं कि प्रांतों को या स्टेट को उस टाइम पर मंडल कहा जाता था, जहाँ पर राज्यपाल या गवर्नर जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभाला करते थे। अब मंडल को, मतलब स्टेट को डिवाइड किया गया विषय, मतलब डिस्ट्रिक्ट को उस समय विषय कहा जाता था, जहाँ पर विषयपति मतलब डिस्ट्रिक्ट के हेड वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला करते थे। फिर आ जाता था भोग, मतलब एक प्रकार से हम तहसील को भोग बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर भोगपति मतलब तहसील के जो हेड होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाला करते थे, वो भोगपति थे। लास्ट यूनिट हुआ करती थी ग्राम, जहाँ पर ग्राम कोट या एक प्रकार से सरपंच हम बोल सकते हैं, वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन संभाला करते थे। अब हम बात करते हैं इनके टैक्सेशन सिस्टम की। देखो, टैक्सेशन सिस्टम जो था वह एक एटर्नल मतलब एक स्थायी टैक्सेशन सिस्टम हुआ करता था। जितनी जानकारी हमें मिली है वह सब उनसे हम जानते हैं कि जैसे
राजा की जो इनकम का सोर्सेस होते थे वह एग्रीकल्चर एज वेल एज बिजनेस हुआ करते थे। मतलब जो कर लगा करते थे वह कर ठीक है खेती के ऊपर भी और व्यापार के ऊपर भी लगा करते थे, जिनमें एक हुआ करता था भाग। ठीक है, यह भाग एक ऐसा कर था, ठीक है, जो खेती के ऊपर लगा करा करता था, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि कितना, शायद 1/6 या 1/4, ठीक है, इतना करीब टैक्स वो लिया करते थे। एक नेक्स्ट टैक्स हुआ करता था ऊपरी कर। यह ऊपरी कर वह कर हुआ करता था जो पब्लिक से लिया जाता था। ठीक है, तीसरा कर हुआ करता था हिरण्य टैक्स। यह नकदी के रूप में लिया करते थे। मतलब ऐसे कुछ टैक्सेस के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक हो गया भाग, ऊपरी कर और हिरण्य। हिरण्य मतलब आपको, ठीक है, एक कैश ही देना पड़ेगा, मतलब एक करेंसी के रूप में दिया जाने वाला टैक्स हुआ करता था। ओके, एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जिसका नाम था मंडपिका। मंडपिका एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जो पूरा टैक्सेस कलेक्ट करते थे। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वैसे ही एक मंडपिका नामक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जो टैक्स कलेक्ट करते थे। अब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी तो वो एक ऑफिसर हुआ करता था सौलिक। मतलब सौलिक नामक एक ऑफिसर जो पूरे टैक्सेशन कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला करता था, और डिपार्टमेंट यदि कोई सा हुआ करता था तो उसे मंडपिका कहा जाता था। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक पोजीशंस ऑफ द परमार की। तो देखो, जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में कई चीज़ें जैसे राइस, तिल, मूंग, गेहूँ, शुगर केन मतलब ठीक है गन्ना, ठीक है, अफीम, इन सब की कुछ क्रॉप्स जो क्या हुआ करती थी, प्रोड्यूस हुआ करती थी मालवा रीजन से। मतलब इनकी इकोनॉमी टैक्सेशन रूप में किसी के ऊपर डिपेंड करती थी, तो इन सोर्सेस पर। ओके, अब ये मालवा का जो जैगरी है, मतलब गुड़ जो है वह आज भी फेमस है और पहले भी फेमस था, तो वह जाना जाता था, ठीक है, इनके क्षेत्रों में। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ और बिजनेस क्लास। ठीक है, देखो, सुनार हो गए, कारपेंटर हो गए, ठीक है, ऐसे कुछ लोग इनकी सोसाइटीज़ में रहा करते थे। मतलब यह सोसाइटी भी डिवाइडेड थी, लेकिन हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कॉइन्स एंड करेंसीज़ की। देखो, राजाओं ने सिल्वर मतलब चांदी, तांबे और सोने, इन तीनों के ही क्या करवाए, सिक्के जारी करवाए, जिनमें हमें कुछ जानकारी मिली कि जब राजा सिक्के जारी करते थे, इनके एक तरफ, ठीक है, किसकी इमेज हुआ करती थी, राजा की इमेज हुआ करती थी, उसकी दूसरी तरफ अग्निवेदी, मतलब इनका जो कुल है वह अग्नि कुल था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि पुरोहित वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था, कहाँ पर, ठीक है, वो माउंट आबू में, जिससे इनका ओरिजिन हुआ, तो इसलिए अग्निवेदी, ठीक है, वह इनके एक साइड में राजा की इमेज और दूसरी टाइम अग्नि वेदिका की इमेज, ऐसे हमें फायर कल्ट जिसको हम बोल सकते हैं, वह हमें देखने को मिली इनके सिक्कों पर। यह सब जानकारी का भी किसी ने मेंशन किया, तो वह मेरुतुंग ने। मेरुतुंग ने जिसमें कौन सी बुक लिखी थी, प्रबंध चिंतामणि, जो एग्जामिनेशन में इस साल पूछा गया, मतलब 2019 के प्री में आया है। प्रबंध चिंतामणि में यह कहा कि राजा भोज के सिक्कों को टंका कहा जाता है। देखो दोस्तों, याद रखना, टंका दिल्ली सल्तनत में किसी के द्वारा इशू किया गया था, तो वो इल्तुतमिश थे, है ना, इल्तुतमिश शासक के द्वारा इशू किया गया सिक्का वह टंका था। ओके, अब टंका इसके पहले भी कोई इशू कर चुके थे, तो वो राजा भोज थे। याद रखना, मतलब टंका पहली बार इल्तुतमिश ने जारी नहीं किया, उसके पहले यदि कोई पहले कर चुके थे तो वह राजा भोज कर चुके थे। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।